देश के भीतर में मौजूदा सरकार ने न सिर्फ पल्ला झाड़ा हुआ है बल्कि राजनीति की जमीन देखिए कितनी ऊपर लाकर खड़ा कर दी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी के भीतर से आवाज भी आ रही है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट निर्देश भी केंद्र सरकार को दे रहा है कि आपने जो ऑक्सीजन तय किया है उतना तो दिल्ली को आपको देना ही पड़ेगा। यह कौन सी परिस्थिति है? इस देश के भीतर में क्या वाकई सरकार है या ऐसा वक्त आ गया है जिसमें राष्ट्रपति को कदम उठाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाकर? इस देश के चीफ जस्टिस को निर्णय लेने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से आगे जाकर। क्या यह संभव है? इस देश में प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, अपनी सरकार को बर्खास्त नहीं करते हैं और चुनाव मैदान में दोबारा कूदने की स्थिति में कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं आया है, तो मौजूदा वक्त में कोई कैसे आ जाएगा? लेकिन जरा स्थिति को पहले आज आप देख लीजिए, समझ लीजिए। स्थिति की शुरुआत इससे होगी कि अब घर में गेहूं, आटा, चावल जमा करने का वक्त नहीं है, मेडिसिन और ऑक्सीजन जमा करने का वक्त है। क्या ऐसी कल्पना किसी ने की थी? ऐसी सरकार की नियम कायदे जिसमें निर्णय हो जाता है, ऐलान हो जाता है कि वैक्सीन 1 मई से 18 साल की उम्र के बाद हर किसी को देने शुरू कर देंगे, लेकिन जो 45 के पार हैं उन्हें भी पहला या दूसरा डोज मिला है या नहीं, और नहीं मिल पाने की वजह कहीं वैक्सीन का नहीं होना तो नहीं है? कोई ध्यान नहीं, किसी दिशा में कोई ध्यान नहीं। इस देश के भीतर में अस्पतालों की कतार राज्य दर राज्य जब देखना शुरू कीजिएगा तो हैरत में आ जाइएगा। लगभग 70% औसत अस्पताल प्राइवेट हाथों में है। वो प्राइवेट हाथ जिन्होंने इससे पहले कभी इलाज नहीं किया। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स इलाज नहीं करते हैं बल्कि ऑपरेशन करते हैं, रिपोर्ट्स मंगाते हैं, लाखों का ऑपरेशन होता है। पहली बार मास लेवल पर हेल्थ केयर का सवाल उठा है और ध्यान दीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर इसलिए तमाम बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर, सीईओ या मालिकान आकर बैठ रहे हैं क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर आकर बैठना शुरू कर देगा और उसने बताना शुरू कर दिया कि दरअसल अस्पताल तो मुनाफे का केंद्र है, इसमें तो 2500% तक मुनाफा होता है। आप कहेंगे इतना ज्यादा? हमें लगता है आज इन पन्नों को खोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मनी साइफोन की मशीन भारत में अस्पताल के तौर पर ही है और डॉक्टर की प्रोफेशनल डिग्री उसकी उस कमाई से जुड़ती है जिस अस्पताल से वो जुड़ता रहा है, वहां पर कितनी कमाई वह अस्पताल को दे सकता है। आज हम उसके आंकड़े भी आपको बताने वाले हैं। इसीलिए जब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मालिक के आंखों से आंसू निकल जाते हैं ये कहते हुए ऑक्सीजन नहीं थी, 25 मर गए। और आज बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से हाईकोर्ट में जानकारी दी 8 की मौत इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। पहली नजर में स्टेट फेल है और स्टेट फेल है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ना हेल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, ना ही इस देश के भीतर में जो अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल से लेकर पीएमओ के भीतर जो पूरी की पूरी कोटरी बैठी हुई है उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में पहले इस्तीफा हुआ करते थे, अब इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि इस देश का यह संकट खत्म नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत है और आने वाले वक्त में जो माना जा रहा है कि लगभग 10 से 30 गुना तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, तो यह कल्पना के पार है कि क्या वाकई हमारे पास कोई ऐसी सोच बची नहीं है जहां हम उस वैकल्पिक सोच को देश के सामने रख सकें और उसे अब लागू करा सकें, जिससे इस देश में मास लेवल पर हम तो कहेंगे कि मैसेकर हो रहा है इस देश के भीतर में और मास लेवल पे जो लोगों की मौतें हो रही हैं उसको रोका जाए। क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? क्या तुरंत इस देश में नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन जानी चाहिए? क्या इस देश के भीतर में तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आईआईटी और आईएम या जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कि साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, सोचते हैं, उनके जरिए इसको किस रूप में इस देश में मेडिसिन, इस देश के भीतर में हॉस्पिटल, इस देश के भीतर में ऑक्सीजन, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे मजदूरों तमाम मरीजों को घरों में रखा जाए, इन तमाम बातों के जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्या? इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश के भीतर में जब हम आपसे शुरू में जिक्र किया $372 बिलियन का भारत का हेल्थ केयर का मार्केट है। 372 बिलियन का मतलब है 27,56,352 करोड़
और कोविड से पहले का ये जो मार्केट था वह लगभग 21 लाख करोड़ का था, यानी सिर्फ साल भर में यह 6-6.5 लाख करोड़ बढ़ गया है। इतना ही नहीं, अगर आप पहले कुछ चले जाइएगा यानी 2014-15 में चले जाइएगा तो भारत के हेल्थ केयर का मार्केट सिर्फ 7,15,000 करोड़ का था, यानी 7,15,000 करोड़ 2015 में, और 2021 में हम आकर बैठ गए हैं लगभग 27 लाख करोड़ पे, जिसके 80% पर कब्जा प्राइवेट सेक्टर का है। इतना ही नहीं, बल्कि जो कोविड से पहले बीमारियों से जो कमाई थी इन अस्पतालों की लगभग 1700% तक जाती थी, और आज की तारीख में ये 2,500% तक मुनाफे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड से पहले दिल्ली और एनसीआर का इलाका डेंगू से प्रभावित रहता था। सबसे मरीज से जो पैसा लिया गया, एक बड़े प्राइवेट 5 सितारा अस्पताल में 17 लाख का बिल थमाया गया, डेंगू का मरीज मर गया। लेकिन आज की तारीख में लगभग 25 से 30 लाख एवरेज बिल बैठ रहा है जो भी इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो घुस गया तो। इस स्थिति के बीच में क्या यह ना माना जाए कि यह पूरा का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में एक धंधा था। और आपको जानकर हैरत होगी कि बीते 7, 8, 9 बरस के भीतर में लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा हॉस्पिटल्स के मर्जर और एक्विजिशंस हुए हैं, यानी सब तरफ प्रॉफिट देखी गई है। आप ध्यान दीजिए, फोर्टिस, मलविंदर मोहन सिंह और शिवेंद्र मोहन सिंह, 4,000 करोड़ में पूरा बिजनेस तय किया गया था। मैक्स हेल्थ केयर मल्टी करोड़ डील हुई थी। मेदांता, इन सब की मल्टी करोड़ की डील है। अब इसमें हम बात ऑक्सीजन की करने बैठे हैं, इस देश के भीतर में हेल्थ केयर की करने बैठे हैं। लेकिन हमको लगता है कुछ कदम और आगे बढ़ाइए, जरा समझिए किनके हाथों में हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक था, और जब चीजें लड़खड़ाई तो वो पूरी की पूरी 5 सितारा इमारत क्यों ढहढाने की स्थिति में आ गई, और उसे बचाने के लिए पूरा नेक्सस सक्रिय हो गया है। अपोलो 1983 में बनता है, 70 अस्पताल हैं, उसका रेवेन्यू जानेंगे कितना है? 10,407 करोड़। उसका जो मार्केट कैप है वो 23,000 करोड़ से ज्यादा का है। जो एस्ट्रल डीएम हेल्थ केयर है, जो कि 9 देशों में फैला हुआ है, मिडिल और फार ईस्ट में भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी तमाम जगहों पर फैला हुआ है, उसका जो अपना रेवेन्यू है वो 8,467 करोड़ का है। फोर्टिस 96 में बना है, 4,638 करोड़ का रेवेन्यू है, मार्केट कैप 11,800 करोड़ का है। नारायणा हृदयालय जो बेंगलोर में जिसका की हेडक्वार्टर है, उसका रेवेन्यू 3,000 करोड़ से ज्यादा का है। और जो जांच करते हैं ना डॉक्टर लाल पैथ, उसके भी लगभग 190 के लगभग में लैब जो हुआ करते थे 2017 तक थे, आज की तारीख में 300 से ज्यादा लैब हैं, उसकी भी रेवेन्यू लगभग 1,500 करोड़ की है। यह स्थिति हम इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे आप समझ पाएं कि इस देश के भीतर में क्यों जिक्र हो रहा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्यों जिक्र हो रहा है ह्यूमन एरर का, क्यों जिक्र हो रहा है लो टेस्टिंग लेवल का। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कभी इलाज किया ही नहीं गया है इस देश में अस्पतालों के जरिए, सिर्फ लाखों के ऑपरेशन किए गए हैं, और अब वो इमारत डगमगा रही है। और इसके लिए हमें लगता है कि इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट बेड्स हैं, प्राइवेट आईसीयू बेड हैं, प्राइवेट वेंटिलेटर्स हैं, यह भी जरा देखने की कोशिश कीजिए। सीधे सीधे आइएगा और देश को बांटिएगा तो लगभग 65% की स्थिति हॉस्पिटल बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर सबकी है, यानी 35% ही सरकार का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह पूंजी के आधार पर सरकार से सुविधाओं को लेकर प्रॉफिट के लिए खड़ा किया जाता है। यही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां काम कर रहा था। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद इस देश के भीतर में लगभग 45,000 है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लगभग 25,000 है। बेड्स जो हैं उनकी संख्या लगभग 12 लाख है, जो प्राइवेट के हाथ में है। गवर्नमेंट के हाथ में 7 लाख बेड हैं। जो आईसीयू बेड हैं उनकी संख्या लगभग 65,000 है प्राइवेट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ 35,000 है। वेंटिलेटर्स प्राइवेट के हाथ में लगभग 31,000 है, गवर्नमेंट के हाथ में लगभग 17-18,000 है। यह बड़ा सीधा अंतर है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इस देश के भीतर में जो गरीब राज्य है, जहां पर
कैपिटा इनकम कम है, जहां पर इलाज के लिए लोग भटकते हैं मास लेवल पे, उनको भी कैसे निचोड़ा जाता है। और अब जब महामारी है तो उनको कैसे निचोड़ा जा रहा होगा। सवाल ब्लैक मार्केटियर्स का नहीं है, मेडिसिन जो ब्लैक में बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन को इस रूप में बेचना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति लीजिए, उत्तर प्रदेश में 71% अस्पताल प्राइवेट है, उनकी संख्या लगभग 13,000 है, सिर्फ 4,500 सरकारी अस्पताल है। जो बेड है वो लगभग 2,10,000 बेड प्राइवेट के हाथ में है। जो 10,357 आईसीयू के बेड हैं ये हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। इनकी संख्या में लगभग 20 से 23% ही सरकारी अस्पतालों में है। वेंटिलेटर्स 5,129 वेंटिलेटर जो हैं वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में है और 1,907 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हाथ में है। यानी उत्तर प्रदेश का औसत है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में 73% हॉस्पिटल्स, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स हैं और 27% गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट क्या करेगी और प्राइवेट सेक्टर वाला क्या करेगा ये सोचिए। उसके बाद निकल कर आइए दिल्ली से सटे हुए एनसीआर के इलाके में, एक हरियाणा आता है और एक यूपी आता है। यूपी की यह स्थिति है, हरियाणा की हाल देखिए। हरियाणा में लगभग 70% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही सब कुछ है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर वेंटिलेटर 623 प्राइवेट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में 281 है। आईसीयू बेड 1,300 आईसीयू बेड प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, गवर्नमेंट के पास 562 है। बेड जो है वो टोटल लगभग 25,000 बेड प्राइवेट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ 11,000 है। हॉस्पिटल्स जो है लगभग 1,500 हॉस्पिटल हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर के हैं, 666 गवर्नमेंट के हैं। अब आइए दिल्ली के भीतर में, जिस दिल्ली को बर्खास्त करने को लेकर जिक्र हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वहां की स्थिति को देखिए तब आप समझ पाएंगे। लगभग 40% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, 60% यहां पे गवर्नमेंट के हाथ में है। यहां पर गवर्नमेंट का सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में और कहीं नहीं, दिल्ली में ही है। दिल्ली के भीतर में 67 हॉस्पिटल सीधे तौर पर समझें तो ये प्राइवेट के हाथ में है, लेकिन 109 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, 40% ही प्राइवेट के हाथ में है। बेड जो हैं अगर प्राइवेट के हाथ में 15,000 है तो गवर्नमेंट के पास अपने 25,000 है। आईसीयू बेड में लगभग 754 बेड प्राइवेट के हाथ में है तो 1,300 बेड गवर्नमेंट के पास है। जो वेंटिलेटर 377 प्राइवेट के हाथ में है, 610 गवर्नमेंट के हाथ में है। यहीं से यह बात शुरू होती है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता पाने की जमीन पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया और पहली बार वो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर संकट में है तो उसके डायरेक्टर, उसके सीईओ, उसके मालिकान टेलीविजन स्क्रीन पर आकर बता रहे हैं कि इलाज कैसे करना चाहिए। जिन्होंने कभी इलाज नहीं किया है, जिन डॉक्टरों के जरिए इलाज होते रहा, उनको बड़ी मोटी रकम दी गई और बताया गया कि आपको सिर्फ ऑपरेशन ही करने हैं, आपको सिर्फ टेस्ट से ही डील करना है। लेकिन यहां तो मामला कुछ और है। ज्यादा से ज्यादा सिटी स्कैन, उसके बाद तो आपको इलाज करना है, ऑक्सीजन चाहिए, उसका भी क्राइसिस पैदा कर दिया गया या उसका भी क्राइसिस पैदा इस देश के भीतर में हो गया। यह एक ऐसी परिस्थिति में देश को आकर खड़ा हो गया। हमको लगता है इसमें इस देश के सबसे बेहतरीन राज्य महाराष्ट्र का जिक्र करने की भी जरूरत है। महाराष्ट्र में मुंबई इस देश की आर्थिक नगरी मानी जाती है, लेकिन इस महाराष्ट्र का भी सच क्या है, यहां पर 75 से 78% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में वेंटिलेटर, बेड, सब कुछ है। संख्या के हिसाब से लीजिएगा तो सरकारी अस्पताल सिर्फ 711 है, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स 2,492 हैं। महाराष्ट्र में जो बेड की जरूरत होती है सरकार के पास तो सिर्फ 51,000 बेड पूरे महाराष्ट्र में है, लेकिन 1,80,293 बेड महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही दिमाग में तुरंत घुसा लीजिए, जेब में पैसा होगा तो ही इलाज होगा, इंश्योरेंस किया होगा तो ही इलाज होगा, अन्यथा कोई इलाज नहीं। और इस देश के भीतर का सच क्या है उसको बताएं। उससे पहले आईसीयू बेड महाराष्ट्र में 9,000 प्राइवेट के हाथ में है तो 2,500 गवर्नमेंट के हाथ में है। वेंटिलेटर 4,500 प्राइवेट के हाथ में है तो 1,286
वेंटिलेटर गवर्नमेंट के हाथ में, यानी 75 से 78% तक की स्थिति में महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और बिहार में अभी तो वहां से खबरें आनी शुरू हो रही है, वहां पर भी लगभग 63%, 63% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इलाज है और वो चकनाचूर हो रहा है, वो ढह रहा है। जो लैंसेट है उसकी एक रिपोर्ट है, वो बतलाती है कि भारत के भीतर में शहरी इलाकों में ओवरऑल 78% प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है और ग्रामीण इलाकों में 71%। यानी गवर्नमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह सिर्फ और सिर्फ 20 से 29% के बीच में ही है, शहर और गांव दोनों जगह अगर मिला लीजिएगा। यानी जब आप एवरेज निकालिएगा तो 75% कब्जा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, जो प्रॉफिट पर टिका हुआ, इसको दिमाग में रखिएगा। और इस प्रक्रिया के भीतर में पहली बार संकट मेडिसिन और ऑक्सीजन का अगर आया है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की लड़ाई हर कोई लड़ रहा है, मरीजों को बचाने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, मरीजों को किस रूप में इलाज मिले इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने की कोशिश के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो में अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन यह कहने को तैयार नहीं है कि आज की तारीख में इस देश में अब नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत आन पड़ी है, जहां पर वाकई राष्ट्रीय सरकार बने।